Hello guys, as many of you requested the video for the biology, so here I have compiled the entire biology analyzing the PYQs. So without wasting much time, let's begin. Okay, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि है सेल। तो सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीडीएस में ना हर एक पेपर में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल इन अ पीस ऑफ कॉर्क विच इज अ बार्क ऑफ अ ट्री। तो ये जो इन्होंने डिस्कवर किया था ना, ये डेड था, ओके, ये डेड सेल्स थे। और बाद में ल्यूवेनहॉक इन 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर पूछा जाए कि सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया तो वो रॉबर्ट हुक होगा, बट लिविंग सेल्स पूछा जाए देन इट्स ल्यूवेनहॉक। अब सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिंग एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सेल हमारा फंक्शनल, बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एक यूनिट है। जैसे हम बाकी केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू या 1 kg या 1 लीटर, सो लाइक दैट। सो सेल भी उसी तरह एक यूनिट है, बट दैट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। नाउ सेल के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 4 मेन कंपोनेंट्स है सेल के। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये एक थीन फ्लेक्सिबल आउटर लेयर होती है दैट सराउंड्स द सेल एंड कंट्रोल व्हाट एंटर एंड एग्जिट। इसका मतलब है ये हो गया हमारा सेल। ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको ही हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज दैट मेम्ब्रेन कंट्रोल्स कि हमारे सेल में क्या आएगा और क्या जाएगा बाहर, ओके। नाउ इसमें सेकंड कंपोनेंट होता है सेल का साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो ऐसे फिल रहता है, ओके, सेल के अंदर, और इसमें ना वेरियस सेल ऑर्गेनल सस्पेंड रहेंगे। हम आगे जाके देखेंगे दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ऑल दैट थिंग्स आर विद इन दिस साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। नाउ वी हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। न्यूक्लियस में ना सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर उसके अंदर हमारी जीन्स होती है, डीएनए होता है, सो दैट इज द थिंग। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831, ओके। नाउ लास्ट वी हैव प्रोटोप्लाज्म, the entire living substance within the cell membrane encompassing both cytoplasm and the nucleus। तो अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म है वो चीज। और पुरकिंजे इन 1839 इन्होंने कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म, डिस्कवर नहीं किया था, कॉइन किया था टर्म, ओके। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सेल से रिलेटेड, दैट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये दी किसने थी सेल थ्योरी? 2 बायोलॉजिस्ट है, शिल्डन एंड स्वान्स, इन दोनों ने दी है ये थ्योरी। और बाद में इस थ्योरी को एक्सपांड किया गया बाय बर्चो इन 1855, और उन्होंने इस थ्योरी में एक चीज ऐड की थी, दैट इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। अब मैं ना सेल या उसके कंपोनेंट्स या सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाने से पहले आपको 2 चीजें बताऊंगी। फर्स्ट इज टाइप ऑफ सेल। तो सेल 2 तरीके के होते हैं, प्रोक्रायोटिक एंड यूक्रायोटिक। प्रोक्रायोटिक सेल होता है, सिंपल सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया, आर्काई इनमें पाए जाते हैं। और प्रोक्रायोटिक सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे लैक द न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यूक्रायोटिक सेल क्या होगा? जिसके पास न्यूक्लियस होगा, जिसके पास खुद का एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कंटेनिंग देयर डीएनए एज वेल एज अदर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है तो वो प्रोक्रायोटिक सेल है। और यूक्रायोटिक, हम में यूक्रायोटिक सेल होते हैं जो कॉम्प्लेक्स लार्जर एनिमल्स होते हैं ना, हम एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इसमें मैंने एग्जांपल दे रखी है, फंजाई हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, ठीक है, इनमें यूक्रायोटिक सेल्स होते हैं, मतलब उसमें न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो ये एग्जांपल या ये डायग्राम है, आप देख लो, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ये क्या हुआ? यूक्रायोटिक सेल। इसमें ना ही मेम्ब्रेन है, ना ही कोई भी आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रोक्रायोटिक सेल हुआ। अब ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से आपको पता चल रहा है जिसके पास एक सिंगल सेल हो, ठीक है, दैट इज यूनिसेलुलर, और वो सिंगल सेल ही उनके सारे फंक्शंस परफॉर्म करे, लाइक बैक्टीरिया, क्लाइमेडोमोनास, पैरामोशियम एंड एमोबा। तो एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, आप पढ़कर जाना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम किसे बोलते हैं, मतलब एग्जांपल्स क्या है। नाउ वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल है और वो सेल स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आगे जाके टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू क्या होगा? बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारे में, प्लांट्स में, इनमें होता है। और ये
स्पेशलाइज सेल्स होते हैं या स्पेशलाइज टिश्यूज या ऑर्गन्स बोल लो जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन एंड प्लांट्स है, उसके साथ फंजाई है। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सेल है, ठीक है। ये सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये वाली, इसको ही हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये अलाउ करेगा या परमिट करेगा द एंट्री और एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, मतलब कौन से मटेरियल्स लेने हैं सेल को या कौन से नहीं लेने हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस वजह से हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज वो सबको आने नहीं देता है, कुछ सिलेक्टिव चीजों को एंट्री देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है ये भी पूछा जा सकता है, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, मैंने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था डिफ्यूजन क्या होता है। सो सेम वे बायोलॉजी इस सेल मेम्ब्रेन में भी ना डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब कि कुछ पैसिव एनर्जी फ्री मूवमेंट होती है कुछ मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब हाई है, ज्यादा है, तभी ना लो पर जा सकता है, लो से हाई पे तो नहीं आ सकता ना, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं सेल में, मतलब सब्सटेंस का मूव होना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्यों जरूरी है सेल के लिए, बिकॉज जो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए या न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसको सेल के अंदर या बाहर कर पाए, इस वजह से डिफ्यूजन जरूरी है सेल में। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड सेल में कैसे अंदर बाहर करते हैं, तो आप बोलोगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके। अब एक और चीज आ जाती है इसमें वाटर से रिलेटेड, ओके। सेल में ना वाटर की जो मूवमेंट होती है वो भी बाय डिफ्यूजन ही होती है, और जो मूवमेंट होती है ना वाटर मॉलिक्यूल्स की थ्रू दिस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला वाला होता है हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक क्या होता है कि जो सेल है ना, सेल के बाहर ज्यादा वाटर है और सेल में कम है, तो बाहर से अंदर आएगा तो क्या होगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा, इस केस में फूल जाएगा, तो इसी को हम हाइपोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक हो जाता है आइसोटोनिक, जिसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर का कंसंट्रेशन है सेल का और सेल का भी, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो ना अंदर जाएगा कुछ ना बाहर आएगा कुछ, उस चीज में ना सेल स्वेल होगा ना श्रिंक करेगा, साइज सेम रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक। और थर्ड वाला एक होता है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या होगा, हाइपोटोनिक का उल्टा हो जाएगा, मतलब सेल में ज्यादा कंसंट्रेशन है बाहर कम है, तो उस केस में क्या होगा, सेल से बाहर जाएगा पानी, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक बोलते हैं। और इस केस में जब सेल से पानी बाहर जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा ना सेल, तो उसी चीज को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। अब इसके साथ एक और चीज बताऊंगी, एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये बेसिकली ना एमोबा होता है ना, एमोबा, वो ये प्रोसेस से क्या करता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स है, बेसिकली एमोबा है, उसका ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको हेल्प करता है कि वो बाहर से ना फूड या अदर जो भी मटेरियल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो एनगल्फ कर पाए, तो इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं एमोबा के केस में, मतलब वो फूड इस प्रोसेस से वो ले पाता है। मतलब अगर पूछा जाए कि एमोबा अपना फूड किस प्रोसेस से एक्वायर करता है, तो हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस से करता है। एक और चीज है इसमें प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ये एक सेल है और ये लिविंग सेल है, जब ये वाटर लूज करेगा अपना, ठीक है, तो ये क्या होगा, श्रिंक करेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर ज्यादा है अंदर कम है, हमने अभी देखा हाइपरटोनिक, तो ये श्रिंक करेगा सेल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसके कंटेंट भी जो है अंदर के जो कंटेंट है वो भी श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सेल वाल से ना दूर हो जाएंगे, तो इस चीज को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, मतलब द कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इसी चीज को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई आपको, एक डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस कितने टाइप के होते हैं, और एंडोसाइटोसिस मतलब एमोबा कैसे अपना फूड एनगल्फ करता है या किस प्रोसेस से वो लेता है, एंड प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो ये चीजें याद रखना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल एंड दैट इज सेल वॉल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में होते हैं, प्लांट में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं, बट जो सेल वॉल है ना,
प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है बस, ठीक है। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो प्लांट्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका और ये होगी सेल वॉल। तो प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल होता है और ये जो सेल वॉल है ना दैट लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इफ दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल वॉल ये वाली होगी। और जो सेल वॉल है ना ये पूछा जाता है कि किससे बनी होती है, दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सेलुलोज क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। नाउ वी हैव न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनल है सेल का, बिकॉज इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है राइट, इसमें ना डबल लेयर होगी और इसी डबल लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब हमने जब देखा था कि ये सेल है पूरा, न्यूक्लियस यहाँ पर है ना, यही जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से जब बाहर जाएगी चीजें तो साइटोप्लाज्म में जाएगी, तो यही चीज बोला है, ठीक है, कि फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे जाके आप देखोगे कि ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वही हमारा डिसाइड करता है सब कुछ। तो यही न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए एंड प्रोटीन मिलता है। ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना ये कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है और तब ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। और मैंने ये भी बताया कि जो क्रोमोसोम्स है दैट आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं ना डीएनए को, उनको हम जीन्स बोलते हैं, जिसे हम जीन्स बोलते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को। एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ कि अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है ना तब जो डीएनए होता है ना वो क्रोमेटिनिक मटेरियल होता है, उस हिसाब से प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल के हिसाब से। और फिर जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ना ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम्स में। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है सारी चीजें, सेल ऑर्गेनल्स है। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, रफ एंड स्मूथ। जो रफ वाला है ना that looks rough under a microscope because it has particle called ribosomes attached to it। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सीडीएस में कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ना वो रफ क्यों होता है, बिकॉज उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके सरफेस के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। और राइबोसोम्स होते क्या है, बेसिकली ये साइट होते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के। अब दूसरा जो है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है मैन्युफैक्चर करने में फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। हमें जैसे प्रोटीन चाहिए वैसे फैट भी चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए सेल को, तो स्मूथ वाला फैट एंड लिपिड्स प्रोवाइड करता है या मैन्युफैक्चर करता है। और ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं ना ये साथ में हेल्प करते हैं बिल्डिंग दिस सेल मेम्ब्रेन, और इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजाइनेसिस बोलते हैं। कुछ अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं जो एंजाइम और हार्मोन्स के हिसाब से भी काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स एंड ड्रग्स को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। नाउ नेक्स्ट वी हैव गोल्जी एपरेटस। तो ये क्या है, इसको ना कैमिलो गोल्गी ने फाउंड किया था, इसीलिए गोल्जी एपरेटस बोला जाता है। Now it consists of a system of membrane bound vesicles या flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। इसका फंक्शन क्या है कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल, ये गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है। अब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन होती है इन द गोल्जी एपरेटस, और ये लाइसोसोम्स जो है ना इसकी फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इस एंजाइम जो है ना ये कहाँ पर बनते हैं, दे आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स को ना पॉपुलरली क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स बोला जाता है सेल का। सुसाइड बैग्स ऑफ सेल किसे बोलते हैं, लाइसोसोम्स को, बिकॉज ये जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ना सेल का उसे हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के ना दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है।
अब जो इनर वाला होता है ना डीपली फोल्डेड, ये इसलिए डीपली फोल्डेड है बिकॉज ये सरफेस एरिया जो है ना वो इंक्रीज करता है किस एटीपी प्रोडक्शन के लिए. So the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमें एनर्जी मिलती है सारे काम करने के लिए. अब ATP को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं. एंड द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इनके पास ना अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होते हैं. तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिनके पास अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है, मतलब ये खुद अपनी प्रोटीन बना सकते हैं. अभी क्या देखा था रफ में कि राइबोसोम्स होने की वजह से ये खुद प्रोटीन बना सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. माइटोकॉन्ड्रिया आर वन ऑफ द ऑर्गन्स दैट हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लास्टिड्स. सो प्लास्टिड्स जो है ना ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं. दो तरीके के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड वाले. अभी केमिस्ट्री में एक चीज देखी थी ना, क्रोमेटोग्राफी, कलर्ड चीजें सेपरेट करने के लिए, तो उसी से याद रख लेना क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिक. एंड एक ल्यूकोप्लास्ट होता है दैट इज द व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिक्स. अब क्रोमोप्लास्ट जो है ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. अब आपको पता है कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट क्यों है? फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए. और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, दे आर प्राइमरली ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड. अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है, प्लास्टिड्स भी ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है. तो ये एक्सेप्शंस हो गए दोनों. नाउ लास्ट वी हैव वैक्यूल्स. वैक्यूल्स स्टोरेज सैक्स होते हैं फॉर लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स के पास बहुत ज़्यादा लार्ज वैक्यूल्स होते हैं. प्लांट के पास इतने लार्ज होते हैं कि अप टू 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं. और मतलब प्लांट के पास इतने बड़े क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा लार्ज क्यों होते हैं? बिकॉज रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, रिजिडिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है प्लांट्स का. और प्लांट सेल के वैक्यूल्स में बहुत सारे प्लांट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर होती है, जैसे एमिनो एसिड्स हो गया, शुगर या फिर वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स वगैरह. अब यहाँ पर आपको इजी हो जाए समझने के लिए तो आप ये डायग्राम देख लो. ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है. ये न्यूक्लियर का एनवेलप है, डबल्ड होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है. तो गो थ्रू द डायग्राम्स वन और एक बार डायग्राम्स के साथ उसको पढ़ लेना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब जैसे मैंने बताया कि वैक्यूल्स प्लांट्स में लार्ज होते हैं, ये देखो 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, 50 to 90%. नाउ नेक्स्ट वी विल सी सेल डिवीजन. तो जो प्रोसेस है सेल डिवीजन, ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, इट इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन. दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. जो माइटोसिस होता है ना, इसमें एक जो मदर सेल है, सपोज दिस इज द मदर सेल, वो डिवाइड करेगी, मतलब इसका DNA रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, माइटोसिस है ये प्रोसेस. तो फिर दो डिप्लॉइड सेल्स निकलेंगे इससे, मतलब दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स निकलेंगे. और डॉटर सेल के पास भी ना, मदर के पास दो थे तो डॉटर के पास भी दो ही आएंगे सेल्स. और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ग्रोथ एंड रिपेयर जो है ना टिश्यूज़ में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. और माइटोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन वाला प्रोसेस है. अब मियोसिस हम में होता है. तो मियोसिस क्या है कि स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है. तो ये ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मियोसिस के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. बट बेसिकली क्या होता है कि जो एक सेल है ना वो डिवाइड करेगा ताकि वो गैमेट्स फॉर्म करे. गैमेट्स मतलब जो स्पर्म एंड एग सेल्स होते हैं, ठीक है. 2 राउंड्स होते हैं सेल डिवीजन के और 4 डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं और इसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं. माइटोसिस में जितने मदर के पास थे उतनी डॉटर के पास होते हैं, तो इसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं. बट मियोसिस में मदर से हाफ हो जाते हैं डॉटर के पास, तो इसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं. नाउ वी विल सी टिश्यूज. सो बहुत सारे सेल जब कंबाइन होते हैं ना, सिमिलर सेल्स व्हेन दे कंबाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो उस वाली सेल को हम एज अ कंबाइन बोलते हैं कि वो टिश्यू है. और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल और कंप्लीट ऑर्गन्स के बीच टिश्यूज होते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्लड है, फ्लोएम है, मसल है, ये सारे एग्जाम्पल्स है टिश्यूज के. तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज देखेंगे. पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. तो पहले वाला है मेरिस्टेमेटिक. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, नए सेल्स बनाते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
और ये ना डिफरेंट पोजीशंस पे लोकेट होते हैं प्लांट के, और जहाँ पर ये लोकेट होते हैं ना उस हिसाब से इनके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो कि फाउंड होता है ग्रोइंग टिप ऑफ शूट्स एंड रूट्स। मतलब ये टिप है ना, इसमें एपिकल मेरिस्टेम है तो यहाँ से ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही चीज है कि एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर होता है, क्यों? ये रिस्पॉन्सिबल है कि इंक्रीज करे प्लांट की लेंथ को। अब दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, ये साइड में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये ग्रीथ जो है ना, ये ग्रीथ, इसकी ग्रीथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टेम, और इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये नोड्स में होता है। ये नोड्स हो गए, ये नोड्स हो गया। तो इस नोड्स में क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और ये जो नोड है ना, यहाँ से लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक इन सिंपल मतलब ग्रोइंग या डिवाइडिंग सेल्स, और इसके 3 टाइप, जहां जहां पर ये होते हैं वहां पर ये इंक्रीज करता है प्लांट की लेंथ को। नाउ वी हैव परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट। सो जो परमानेंट टिश्यूज है ये 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सो परमानेंट टिश्यू मतलब उसकी एबिलिटी लॉस हो गई है डिवाइड करने के लिए, और उन्होंने ना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन अडॉप्ट कर लिया है। लाइक कि कोई वाला सेल सपोर्ट देगा प्लांट को, कोई उसका फूड स्टोर करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो ये परमानेंट टिश्यूज है। So the process of taking a permanent shape, size and function is called differentiation. 2 तरीके के हैं, पहले हम सिंपल देख लेते हैं। सिंपल मतलब they consist of only one type of cell which perform specific roles. So parenchyma पहला टाइप है सिंपल का। तो parenchyma क्या है कि ये living cells है within thin walls and they are responsible for storing food and water. So water and food अगर स्टोर करता है तो वो कौन सा टिश्यू करता है प्लांट का? parenchyma करता है। अब कुछ केस में ना parenchyma के पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो उस टाइम उस स्पेशलाइज्ड parenchyma को हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। इससे याद रख लो, ये जो क्लोरो है ना, इससे क्लोरेनकाइमा, ओके। अब कुछ केसेस है कि आपने देखा होगा एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, तो वहां पे जो लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है ना, ताकि वो फ्लोटिंग में उस प्लांट को हेल्प करे, तो उस पैरेनकाइमा टिश्यू को टाइप को हम एरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा क्या क्या काम है कि फ्लेक्सिबिलिटी या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को ताकि वो स्टिल रह सके। अब लास्ट में है स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेड होते हैं ये, और ये थिक रिजिड वॉल्स होते हैं दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। स्क्लेरेनकाइमा के एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं हस्क ऑफ कोकोनट, ओके। हस्क ऑफ कोकोनट वो एक एग्जांपल है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का, और ये इतना थिक और रिजिड क्यों होता है? इनमें एक चीज पाई जाती है दैट इज लिग्निन, इस वजह से। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम है ना, दे कंसिस्ट ऑफ ट्रैकाइड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर, 4 होते हैं इसमें। जो ट्रैकाइड्स एंड वेसल है वो थिक वॉल्स हैं उनकी, एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। देयर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। पैरेनकाइमा स्टोर फूड, जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। सो बेसिकली जाइलम का क्या मतलब है कि वर्टिकली जो भी चीजें प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करनी है ना, वाटर एंड मिनरल्स, अगर पूछा जाए प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो होगा जाइलम, और ये जाइलम के 4 पार्ट्स है। अब दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम के 5 टाइप्स हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। अब फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब फ्लोएम फाइबर क्या हुआ? डेड हुआ। तो ये भी कभी पूछा जाता है कि कौन सा फ्लोएम में डेड होता है, तो दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। नाउ वी विल सी द एनिमल टिश्यू। नाउ वी हैव एपिथेलियल टिश्यू। तो जब जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है ना एनिमल बॉडी की, उसे ही हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या है? स्किन है प्रोटेक्टिव टिश्यू, lining of mouth, lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules. They are all made up of epithelial tissues. अब epithelial की कुछ टाइप्स हैं। पहला है simple squamous epithelial। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है ओसोफेगस में, on lining of mouth में, cell lining blood vessels और lung alveoli में। Then we have stratified squamous epithelial, ये स्किन में पाया जाता है, ठीक है। और इसको स्ट्रेटिफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेयर्स में अरेंज्ड होता है, ठीक है। देन वी हैव कॉलमनर एपिथेलियल, ये पाया जाता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स में, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल, जब कोई एपिथेलियल सेल एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स
एक्वायर करता है तो वो सीक्रेट करता है कुछ सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस, और इस टाइम पर ना एक पोर्शन होता है टिश्यू का जो इनवर्ट फोल्ड कर देता है और वहाँ एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म हो जाता है, इसी को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल बोलते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। या पूछा जाए कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में कौन सा एनिमल टिश्यू है, तो आप बोलोगे कॉलमनर एपिथेलियल। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज। तो जो टिश्यू ना कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या बाइंड करते हैं डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लिगामेंट क्या होता है, जो दो बोन्स को कनेक्ट करता है, और टेंडन्स क्या होता है, जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। अब कार्टिलेज क्या होता है, ये टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है जॉइंट एंड अदर बॉडी पार्ट्स। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि नोज, ईयर में जो भी प्रेजेंट है ना, ट्रेकाई में, लैरिंक्स में, वो कार्टिलेजेस होते हैं। अब एरोलर टिश्यू क्या है, ये फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है ऑर्गन्स का और उन्हें बाइंड करता है टुगेदर। ये कहाँ मिलता है, स्किन एंड मसल्स के बीच, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। अब एडिपोज टिश्यू मतलब, एडिपोज मतलब जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं उसे हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स और फैट को स्टोर करता है। ये बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स पाया जाता है। अब ब्लड जो है ना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आगे हम देखेंगे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, ये आगे चलकर हम देखेंगे। और दूसरा एक कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज बोन। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है एक दूसरे को। और जो बोन है ना, ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो वो थाई बोन होती है जिसको हम फेमूर बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, तो हम बोलेंगे स्टेप्स है वो। नाउ नेक्स्ट वी हैव मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट में हमारी हेल्प करती है वो मस्कुलर टिश्यू हो गई। मसल्स हो गए ना जो हमारे, बेसिकली वही मस्कुलर टिश्यू है। 3 तरीके के हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब स्केलेटल मसल क्या है, यही चीजें पूछी जाती है कि कौन सा जो मस्कुलर टिश्यू है वो लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब मिनी न्यूक्लियाई, तो वो स्केलेटल मसल है। स्केलेटल को हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, और ये वॉलेंटरी मूवमेंट सच एज वॉकिंग एंड ग्रास्पिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल को हम अनस्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं और ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। अब कहाँ मिलता है स्मूथ मसल, आइरिस, आई में, देन यूटेरस में, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में। अब कार्डियक मसल क्या होता है, ये इसके जो सेल्स है ये सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। और जो हार्ट क्या है हमारा, कार्डियक है ना, कार्डियक मसल है, तो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखाता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, तो इसे कोई हम कार्डियक मसल बोलते हैं। एंड द लास्ट टिश्यू वी हैव ऑफ एनिमल इज नर्वस टिश्यू। अब ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं दैट रिसीव स्टिमुली एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू कंट्रोल एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। मतलब स्टिमुली मिलना ब्रेन को और फिर ब्रेन उस हिसाब से काम करता है, सो दैट इज द नर्वस टिश्यू, ओके। एंड ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गए, ये कंपोज करते हैं नर्वस टिश्यू से, और इसके सेल को हम नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब ये देखो, एक बेसिकली एक जो न्यूरॉन है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइड है, ये लंबा सा जो है दिस इज एक्सॉन, और ये नर्व एंडिंग है। सो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो मिनी ब्रांच्ड है, शॉर्ट है, इसे हम डेंड्राइड बोलते हैं, और लॉन्ग वाला जो है सिंगल लॉन्ग पार्ट, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। अब जब कोई भी स्टिमुली ब्रेन को मिलती है, लाइक वी वांट टू वॉक, तो ब्रेन उस चीज को, नर्वस टिश्यू के थ्रू ब्रेन को सिग्नल मिलेगा एंड देन वी विल मूव। सो दिस इज नर्वस टिश्यू। 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज है, 2 टाइप्स के प्लांट टिश्यूज है। ये आते हैं टिश्यू से क्वेश्चन, ये टिश्यू वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना। नाउ नेक्स्ट वी हैव लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। 2 तरीके के हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खुद का खाना बना सकते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्राइमरली थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर चाहिए, और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एक प्राइमरी प्रोडक्ट होता है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गई, या सर्टेन बैक्टीरिया हो गए। ये रिएक्शन है कि जब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज विच इज अ टाइप ऑफ फूड, ऑक्सीजन रिलीज होगा और वाटर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना नहीं बना सकता और डिपेंडेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फॉर नरिशमेंट। हम इसके बेस्ट एग्जांपल है, वी कंज्यूम प्लांट्स, एनिमल्स टू गेट आवर न्यूट्रिशन, सो वी आर द बेस्ट एग्जांपल्स। अब ऑटोट्रॉपिक में एक चीज बताऊंगी कि जो ये फूड बनता है ना, बेसिकली ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये यूटिलाइज हो जाता है इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को।
बट कुछ कार्बोहाइड्रेट जो यूटिलाइज नहीं होते हैं ना, वो प्लांट स्टार्च के हिसाब से स्टोर करता है, ठीक है। और हमारे केस में क्या है कि जो भी हमने एनर्जी ले ली फूड से, अब कुछ एनर्जी तो स्टोर होगी ना बॉडी में, वो किस हिसाब से स्टोर होती है, वो ग्लाइकोजन के हिसाब से स्टोर होती है। तो प्लांट में स्टार्च के हिसाब से और हमारे में ग्लाइकोजन के हिसाब से। अब हीटरोट्रॉपिक में ना दो चीजें और है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम च्यू करते हैं उसके बाद फूड लेते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो अपना फूड है ना वो बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं फंजाई, ईस्ट, मशरूम्स। और इस हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ना एक और कैटेगरी आती है जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन से फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बट विदाउट किलिंग देम। ओके, सो ये होता है पैरासाइटिक। इसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जहाँ वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं बट विदाउट किलिंग। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एक होता है कास्कटा, टिक्स हो गए, फिर लाइस हो गए, फिर लीचेस एंड टेपवर्म। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो जो हमारा न्यूट्रिशन है ना वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में मेजरली 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, दैट इज द टेकिंग फूड इन, डाइजेशन विच इज ब्रेकिंग डाउन द फूड, एब्जॉर्प्शन विच इज टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, एसिमिलेशन विच इज यूजिंग न्यूट्रिएंट्स बाय सेल, एंड इजेशन मतलब रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब ये जो प्रोसेस है ना ये एलिमेंट्री कैनल में होता है डाइजेशन, और ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है फ्रॉम माउथ टू द अनस। यहाँ से हम फूड लेंगे, ये पूरा यहाँ पर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस के थ्रू एस्क्रेट हो जाएगा। सो हमारा जो डाइजेशन है ना वो माउथ में बिगिन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फूड है ना वो हम अपने टीथ से च्यू करते हैं, और फिर जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, राइट। तो सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। और यहाँ पर जो फूड है ना इसमें क्या ब्रेकडाउन होता है सैलिवरी एमाइलेज में, स्टार्च। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहला चीज जो ब्रेकडाउन शुरू होती है वो स्टार्च की शुरू होती है और माउथ में ही शुरू होती है वो चीज, एंड देन इट इज पुश डाउन द फूड पाइप। फूड पाइप मतलब ओसोफेगस। देन द फूड ट्रैवल डाउन द ओसोफेगस टू द स्टोमक, ठीक है, स्टोमक तक जाता है। अब स्टोमक ना एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, और स्टमक में ना 3 मेजर चीजें हैं। पहला, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पेप्सिन जो है ना वो भी प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए एसिडिक मीडियम एक प्रोवाइड करता है HCl, और पेप्सिन से क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन होती है। और तीसरी एक चीज स्टमक में होती है, दैट इज म्यूकस। तो म्यूकस क्या होता है, ये ना इनर लाइनिंग जो होती है ना स्टमक की, ये स्टमक है जे शेप, तो ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा ना हो जाए और मतलब एसिडिटी वगैरह ना हो। तो इस वजह से ये चीज़ें होती है स्टमक में। तो स्टमक में 3 चीज़ें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एंड म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। अब स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ना लॉन्गेस्ट होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ शुरू होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि माउथ में क्या होता है, स्टार्च ब्रेकडाउन, पेप्सिन जो है प्रोटीन ब्रेकडाउन करती है स्टमक में, बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये लॉन्गेस्ट है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट तीनों चीजें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और फैट भी, तीनों चीजें या फिर कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज याद रखो, जो लीवर है ना वो बाइल जूस सिक्रेट करेगा। लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर होता है ना हमारा, उसमें स्टोर होता है। जो फूड आता है स्टमक से ये काफ़ी एसिडिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो बाइल जूस का काम क्या है कि ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करे और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स जो है ना वो इजीली एक्ट कर पाए। और यहाँ पर ना बहुत जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है ना उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। अब लीवर के बाद आती है पैनक्रियस की बारी। ये पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करेगा, और यहाँ पर 2 एंजाइम्स होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 एंजाइम होते हैं। पहला तो है ट्रिप्सिन,
ये क्या करता है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, ये दोनों पैनक्रियास में है। और दूसरा है लाइपेज, और ये क्या करेगा, ये फैट डाइजेस्ट करेगा। तो ये कहाँ पर होता है, ये पैनक्रियास में होता है। यहीं पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, फैट फैटी एसिड में होते हैं और प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में हो जाते हैं। डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ना विली प्रेजेंट होती है, विली, ओके, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर पाए एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एक बार जब ब्लड स्ट्रीम में जो एब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स वो चले गए, तो फिर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है, वो कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज होती है, यहाँ पर रिमेनिंग वाटर एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। फिर जो वेस्ट है, ये रेक्टम है ना, रेक्टम यहाँ पर स्टोर होता है और इवेंचुअली एनस के थ्रू एस क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखकर आपको समझाई है, तो आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है, इट्स अ वाइटल प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड। अब पहला स्टेप क्या है रेस्पिरेशन का, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टेप रेस्पिरेशन का है कि जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट में ब्रेक करते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब 2 तरीके की रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक एंड एरोबिक। जो एनएरोबिक है ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ईस्ट के सेल में होता है। इसमें जो पायरूवेट है ना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ब्रेक डाउन होगा इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। अब एक और चीज है, ह्यूमन के मसल सेल में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, हमारे जो मसल क्रैम्प्स आपको कभी कभी होते हैं ना, ये लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। अब जो पायरूवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तब ब्रेक डाउन होगा, तब हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। तो ये प्रोसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी प्रेजेंस में या किसकी एब्सेंस में कहाँ पर क्या ब्रेक होता है पायरूवेट में और क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। Now next we have the human respiratory system. It is designed for efficient exchange of gases. अब ये प्रोसेस क्या है, जो एयर है हम अपनी बॉडी में थ्रू नॉस्ट्रिल्स लेते हैं, ठीक है, और एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल, वी कैन सी दैट हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है ना, वहाँ पे फाइन हेयर्स होते हैं ताकि जो भी डर्ट या हमारी बॉडी को जो चीज़ नहीं चाहिए वो वहीं पर रुक जाए। तो फिल्टर करते हैं फाइनी हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, और इस पैसेज में ना म्यूकस भी होता है जो इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। फ्रॉम हियर द एयर पासेज थ्रू द थ्रॉट इनटू द लंग्स, मतलब थ्रॉट से ये लंग्स में पास होती है। अब जो थ्रॉट है ना, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ये जो देख रहे हो ना, दिस इज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये एंश्योर क्या करती है, जो एयर पासेज है ना वो कोलैप्स ना हो, स्मूथली जाए लंग्स तक। अब लंग्स में क्या होता है कि पैसेज जो है वो स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा और फाइनली एक बेलून लाइक ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें टर्मिनेट होगा। इसको हम एल्वियोली बोलते हैं। अब एल्वियोली एक सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो ब्लड में डिफ्यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से वो एल्वियोली की तरफ जाएगा ताकि वहाँ से एक्सेल हो पाए। तो आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो यही प्रोसेस है। एंड जो डायफ्राम और चेस्ट मसल होती है ना, वो रिलैक्स करती है ताकि वो वॉल्यूम रिड्यूस कर सके ऑफ द चेस्ट कैविटी, और इसी वजह से डायफ्राम और चेस्ट मसल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर पाते हैं। ये तो हमारी बात होगी। अब फिशेस भी है, फिशेस में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो लेते हैं ये लोग, कहाँ पर, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है गिल्स के थ्रू। अब एक चीज बताना भूल गई मैं कि जो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और ये रेड आरबीसीज में होता है और इसी वजह से जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेल और एक्सेल है ये पॉसिबल हो पाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी है कि एक प्रोसेस डिफ्यूजन हम देख कर आए थे ना, तो ह्यूमन में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि डिफ्यूजन जो है ना ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और अगर हम डिफ्यूजन से करेंगे ना तो ऐसा बोला जाता है कि एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का है तो उसको अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स लग जाएंगे ताकि वो हमारे टो से लंग्स तक पहुंचे। तो इस वजह से डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स। द नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स।
अब जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है. इट इज अ क्लोज सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब ट्रांसपोर्टेशन के ना या सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड. ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. हम देख कर आए थे ये एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है. अब जो ब्लड है इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी एंड तीसरा है डब्ल्यूबीसी. अब प्लाज्मा क्या है? ये एक लिक्विड मैट्रिक्स है दैट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. और जो प्लाज्मा होता है ना ये अप्रोक्सीमेटली 92% वाटर होता है. और फिर बाकी में इसमें प्रोटीन्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें प्लाज्मा में आ जाती है. नाउ आरबीसी. आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स. इसको हम क्या बोलते हैं? इथ्रोसाइट्स बोलते हैं हम आरबीसी को. ओके, आरबीसी सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल्स हैं हमारे बॉडी में और ये ना बाइकॉन्केव होते हैं, डिस्क शेप होते हैं. आप देख रहे हो ये जो पिक्चर मैंने लगाई है कैसी है? डिस्क शेप है. बट इनमें ना न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके, दे लैक अ न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है. आपको पता है कि एक पिगमेंट होता है दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स. मतलब बेसिक काम क्या है आरबीसी का? कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से रेस्ट ऑफ द बॉडी को. और जो आरबीसी है ना ये बोन मैरो है ना हमारा, उसमें प्रोड्यूस होती रहती है कंटिन्यूअसली. और आरबीसी का लाइफ स्पेन अगर पूछा जाए तो 120 डेज होता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव डब्ल्यूबीसी. ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, मतलब इन्फेक्शंस वगैरह फाइट करते हैं. और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. आरबीसी तो बहुत सारा होता है ना, बट जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो आरबीसी के कंपैरिजन में कम होते हैं बॉडी में. और इनमें न्यूक्लियस होता है. ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है. अब इसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं. पहला तो ये न्यूट्रोफिल जो है ये सबसे कॉमन होता है. ओके, कॉमन है सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल. और ये फर्स्ट होते हैं टू रेस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन. और बैक्टीरिया, फंगाई, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं ये. अब जो एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं ना ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते, उसके लिए काम करते हैं. एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये दोनों काम करते हैं. देन वी हैव मोनोसाइट्स. ये जो डैमेज सेल्स वगैरह होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, पैथोजेंस वगैरह से फाइट करते हैं. एंड लास्ट वी हैव लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में 2 सेल होते हैं, एक टी और एक बी सेल. ओके, जो टी सेल होता है ना वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को अटैक करेगा डायरेक्टली. ओके, एंड जो बी सेल होते हैं ये क्या करता है? ये एंटीबॉडीज बनाता है. सो दिस अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. और एक चीज बताती हूँ, ये जो बेसोफिल है ना ये हिस्टामाइन एक केमिकल होता है वो रिलीज करता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव द ह्यूमन हार्ट. अब ह्यूमन हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारा पंप है जिसमें से कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता है. और पंपिंग ऑफ ब्लड एक कोऑर्डिनेटेड रिदमिक साइकिल है. सो हमारा जो ब्लड है ना दैट इज वी फॉलो डबल सर्कुलेशन. ओके, और हमारे ब्लड में और हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. बट तो फिशेस हो गई उनके कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. और उनमें क्या होता है? उनमें एक सिंगल सर्कुलेशन होता है. अब जो एम्फीबियंस हो गए और उसके साथ क्रोकोडाइल्स, इनके ना 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. तो इनमें इनकम्प्लीट हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. तो हमारे में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है ताकि 2 सेपरेट सर्किट्स है. और हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है. पल्मोनरी क्या होता है? दिस इज अ सर्किट फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक, मतलब हार्ट से लंग्स एंड बैक. ओके, इट्स पर्पस इज टू गेट द ब्लड ऑक्सीजनेटेड. और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक. इट्स बेसिक पर्पस इज टू डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. अब 2 ऊपर वाले चैम्बर्स जो है वो क्या है? वो आर्टियम है, लेफ्ट आर्टियम एंड राइट आर्टियम. और 2 लोअर चैम्बर क्या है? वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. अब इनके बीच में जो ये वाल है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेप्टम बोलते हैं. ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो मिक्स ना हो. अब हार्ट का प्रोसेस क्या है? जो ऑक्सीजन पुअर मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो राइट आर्टरियम के थ्रू एंटर करेगा. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड वाला यहाँ से एंटर होता है. और कहाँ से होगा? एक सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एंटर होता है और एक इंफीरियर वेना कावा के थ्रू एंटर होता है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है राइट आर्टरियम और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो यहाँ से राइट वेंट्रिकल में पुश हो जाता है. अब राइट वेंट्रिकल से ना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड. एंड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना
ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के थ्रू जाता है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है। लंग्स में क्या होता है, फिर ब्लड रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रेश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया हमारा ब्लड। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, अब हार्ट की तरफ वापस आता है और कहाँ से एंटर करेगा, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करेगा और लेफ्ट आर्ट्रियम में करेगा, यहाँ पर करेगा। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए बिकॉज हम पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा रहे हैं। और फिर कहाँ से जाएगा, ये अरोटा है ना, ये लार्जेस्ट वाली जो आर्टरी है अरोटा, यहाँ से वो चला जाता है पूरी बॉडी की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यही प्रोसेस होता है हार्ट का। अब इसमें मैंने जो पढ़ाया इसमें 2 एक्सेप्शन आपको दिखे होंगे। पहली चीज़ की जो आर्टरीज होती है वो यूजुअली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली, ये एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ओके। सिमिलरली जो पल्मोनरी वेन्स है, जो सारी वेन्स होती है बॉडी में, वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। बट जो पल्मोनरी वेन है उसका भी एक्सेप्शन है, वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो ये 2 एक्सेप्शंस है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड प्रेशर, ओके। अब जो ब्लड प्रेशर है वो हम किससे मेजर करते हैं और वो होता क्या है, बेसिकली जो ब्लड भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगी वाल्स की तरफ, वेसल की वाल्स की तरफ, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर है ना उसको हम मेजर करते हैं स्पाइगामो मानोमीटर के थ्रू। और 2 ब्लड प्रेशर आपको पता होगा कि जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है हमारा 120 mm ऑफ Hg, ओके। और Hg क्या है, मर्क्यूरी। और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना होता है, ये होता है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये याद रखना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको जो समझाई हार्ट का प्रोसेस वो मैंने लिखा है, आप पढ़ लेना। आफ्टर ब्लड एंड हार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आते हैं ब्लड वेसल्स। ये क्या होते हैं, ये नेटवर्क है ट्यूब्स के दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो आर्टरीज क्या है, यही चीज, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन एक्सेप्ट पल्मोनरी, उल्टा हो जाता है। और वेन्स क्या है, थिक वॉल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। अब कैपिलरीज क्या होती है, एक्सट्रीमली थिन सिंगल सेल्ड वेसल्स होती है। एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। नाउ व्हाट आर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये टाइनी कलरलेस इलरेगुलरली शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप करे और हील करे वुंड वगैरह को। अब इसको WBC से मत यूज करना, WBC होता है फाइट करना, कि पहले फाइट करना इन्फेक्शन को ताकि कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर ना हो। बट जो प्लेटलेट्स है अगर कहीं पर कट वट लग जाता है तो स्टॉप करे ब्लीडिंग और हमारे बोन को जल्दी हील करे। सो दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड फ्रॉम वेरी लार्ज सेल कॉल्ड मेगाक्रायोसाइट्स। अब लिम्फ क्या होता है, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये क्लियर टू येलोइश फ्लूइड होता है that circulates throughout the body through the lymphatic system। अब ये इम्यून सिस्टम का एक वाइटल कंपोनेंट है और इसका काम क्या है कि फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रखे और फाइट करे इन्फेक्शंस को। नाउ वी हैव ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स का एक लेस कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमंस। हमारा कॉम्प्लेक्स है बट प्लांट का थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स है बिकॉज दे आर लेस एक्टिव एंड हैव अ लोअर एनर्जी डिमांड। अब 2 मेन वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट का जो हम अभी पढ़कर आए थे ऊपर, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जाइलम में तो यूनिडायरेक्शनल होती है, वर्टिकल फ्लो हम देख कर आए थे ना, तो 2 तरीके की है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर मतलब जो प्रेशर क्रिएट होगा बाय कंटिन्यूअस अपटेक ऑफ वाटर बाय द रूट्स। एंड ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होती है, ये प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स होती है, ए सक्शन इफेक्ट क्रिएटेड बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। मतलब द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ओके। वेपर की वजह से जो भी वाटर लॉस होता है प्लांट में, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फ्लोएम में क्या है कि फूड ट्रांसपोर्ट होता है एंड द टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट नीडेड एनर्जी और स्टोरेज। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होती है मूवमेंट एंड फूड मतलब अप भी जा सकता है, डाउन भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है वेयर एवर इट इज नीडेड। Now next we have the excretory system in human beings। अब ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रिएशन है इसका मतलब क्या है कि जो भी हार्मफुल नाइट्रोजेनियस टॉक्सिक वेस्ट होते हैं ना उसको बॉडी से बाहर निकालना। सो दैट इज सिंपल एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएटरी जो सिस्टम है उसका
बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, एक यूरिनरी ब्लडर एंड एक यूरेथ्रा होता है। ये जो किडनी होती है ये बीन शेप्ड होती है, ठीक है, और ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा। अब किडनी जो है ये एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, वन ऑन आइदर साइड, मतलब 2 किडनीज होती है। अब यूरिन किडनी में प्रोड्यूस जो होता है वो पास कहाँ होगा, थ्रू द यूरेटर्स, यहाँ से पास होगा और फिर ये यूरिनरी ब्लडर में स्टोर रहेगा जब तक ये यूरेथ्रा से बाहर ना निकल जाए। सो ये बेसिक एक प्रोसेस होता है। A primary function of making urine is to filter waste products from the body, particularly nitrogen wastes like urea and uric acid. अब किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, न्यूरॉन नहीं बोलते। न्यूरॉन तो हो गया आपका जो नर्व वगैरह है, नेफ्रॉन होता है किडनी। अब नेफ्रॉन में ना बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं, थिन वॉल्ड कैपिलरीज, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये कप शेप्ड मतलब स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल से सराउंडेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 टाइप्स के एक्सक्रिएशन होते हैं, गैसियस वेस्ट एंड लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट। गैसियस वेस्ट जैसे कि ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन से होता है, दे आर रिलीज थ्रू द स्टोमाटा ऑन द लीव्स एंड लेंटिकल्स ऑन द स्टेम विया सिंपल डिफ्यूजन। नाउ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो ट्रांसपीरेशन, जहाँ पे एक्सेस वाटर जो है वो सीक्रेट हो जाता है एज वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। अभी ट्रांसपीरेशन देखकर आए थे ना, वेपर के हिसाब से जो वाटर लॉस होता है। अब स्टोरेज एंड शेडिंग, मतलब प्लांट जो स्टोर करते हैं मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रेजिन, गम्स, टैनिन्स इन नॉन लीविंग पार्ट्स लाइक ओल्ड जाइलम, लीव्स एंड बार्क। जब ये वेस्ट रिमूव हो जाएगी ना प्लांट से, जब लीव्स झड़ जाएगी या पार्क पील ऑफ हो जाएंगे, तो यहाँ से ये शेड हो जाएगी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। अब एक्सक्रिएशन इनटू द सॉइल, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो रूट्स के थ्रू डायरेक्ट सॉइल में एक्सक्रिएट हो जाते हैं, तो ये प्लांट्स का एक्सक्रिएशन प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल्स में ना 2 तरीके के सिस्टम होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड एंडोक्राइन। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हम इम्पल्सेस होते हैं ना हमारे नर्वस सिस्टम के, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जिससे मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन से टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन से, वही चीज़ होती है नर्वस सिस्टम। इसमें न्यूरॉन होता है जिसके 3 मेन पार्ट हैं, वो डायग्राम देखकर आए थे थोड़ी देर पहले, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सन। डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, सेल बॉडी प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन। अब एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। अब जो गैप होती है 2 न्यूरॉन्स के बीच, उसे हम साइनेप्स बोलते हैं, वेयर केमिकल सिग्नल्स जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनको यूज करते हैं हम ट्रांसमिट करने के लिए द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। अब ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है और ये मेन प्रोसेसिंग सिस्टम है बॉडी का, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि सारी नर्व्स होती है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। इसमें कार्नियल नर्व्स जो कि ब्रेन की नर्व्स को बोला जाता है, स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को बोला जाता है। अब ब्रेन 3 इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रेन के। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं ना, सच एज वॉकिंग और टॉकिंग, मेमोरी, सेंसरी प्रोसेसिंग, स्मेल, साइट, हियरिंग, एवरीथिंग वो फोर ब्रेन में होता है। अब जो मिड ब्रेन है वो इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि विजन हो गया, हियरिंग हो गया। एंड हिंड ब्रेन क्या है, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, सेरिबेलम जो कि कोऑर्डिनेट करेगा बॉडी की मूवमेंट एंड पोस्चर को, हमारी पोस्चर वगैरह कौन कोऑर्डिनेट करता है कि हम स्ट्रेट रहे, सेरिबेलम। अब पॉन्स क्या होते हैं, ये रिले करते हैं सिग्नल्स को। एंड मेडुला ऑब्लंगटा ये इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर हार्ट बीट और ब्रीथिंग पूछा जाए तो आप हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगटा बोलेंगे, और अगर विजन और हियरिंग बोला जाए तो मिड ब्रेन बोलोगे। अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर क्या होती है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जैसे कि कोई गर्म चीज है, अभी मैंने उसमें अपना हाथ अचानक से लगा दिया तो मेरी बॉडी की तरफ सिग्नल जाएगा ना कि वो चीज बहुत गर्म है, तो मैं फटाफट से अपना हाथ हटा दूंगी। उसी चीज को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस है ना, जो जिससे मेरे ब्रेन को सिग्नल गया और मैंने ये प्रोसेस किया, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। नाउ वी हैव द एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स जो है ना हमारे बॉडी के, उससे कंपोज होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ताकि हमारी बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो वेरियस फंक्शंस की। अब डायरेक्टली ब्लड में ये सीक्रेट होते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करना और कंट्रोल करना अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। थायराइड ग्लैंड क्या है, ये थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है जो कि मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन अच्छे से सीक्रेट ना करे, तो हम केमिस्ट्री में एक चीज देख कर आए थे ना, एक डिजीज होता है गॉइट्रे, तो इसे ट्रीट कौन करता था, 131 आयोडीन। तो अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से थायरोक्सिन सीक्रेट ना करे तो गॉइट्रे हो सकता है। नाउ एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनलिन जो है ना उसको ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज करता है, जो बेसिकली स्ट्रेस या डेंजर के टाइम पर
ये रिलीज होता है एंड इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। अब पेनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल है ना इनको रेगुलेट करता है। अब टेस्टिस मेल में होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है जो पुबर्टी होती है ना उस टाइम पर जो फेशियल हेयर्स होते हैं या जो भी डेवलपमेंट होती है मेल्स में, वो ये हार्मोन करता है टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल्स में जब पुबर्टी होती है ना तो ये हेल्प करता है। अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। तो अनलाइक एनिमल प्लांट्स का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना ये प्लांट हार्मोन्स और फोटो हार्मोन्स जो होते हैं ना उनके थ्रू अचीव करते हैं। अब प्लांट की मूवमेंट्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ट्रॉपिक मूवमेंट जिसे हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं और नेस्टिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है, ये डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब फोटोट्रॉपिज्म जहाँ पर लाइट होगी उस तरफ शूट ग्रो करेगा, और जियोट्रॉपिज्म जहाँ पर ग्रेविटी होगी उस तरफ रूट ग्रो करेंगे। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी का रिस्पॉन्स, मतलब पानी के थ्रू अट्रैक्ट। केमोट्रॉपिज्म केमिकल्स के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है ग्रोथ का। एंड थाइगोमोट्रॉपिज्म जो कि टच का रिस्पॉन्स होता है। अब नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, कोई भी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब टच मी नॉट प्लांट है ना मिमोसा पुडिका, उसे जब भी आप टच करते हैं तो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं, आपने देखा है, तो इसे ही हम नेस्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेजर प्लांट हार्मोन्स एंड इनके फंक्शन, ये बार बार सीडीएस में रिपीटेडली पूछा गया है कि किस प्लांट हार्मोन का काम क्या है। तो ऑक्सिन जो है वो सेल एलोंगेशन प्रमोट करते हैं और प्राइमरली जो प्लांट का ग्रोथ होता है ना टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी उसको कंट्रोल करते हैं। नाउ वी हैव साइटोकिनिन, ये सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं एंड स्लो डाउन द एजिंग ऑफ लीव्स। अब गिबरेलिन्स क्या होते हैं, ये स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ये डोरमेंसी प्रोवाइड करते हैं सीड्स एंड बड में। और शेडिंग जो होती है ना लीव्स एंड फ्रूट की, वो भी एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। अब इथाइलिन ये गैसियस हार्मोन है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड एजिंग ऑफ प्लांट्स है ना उसमें हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज अच्छे से याद करके जाना कि कौन से हार्मोन का क्या काम है। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, जिससे एक पेरेंट जो है वो फ्यूजन करेगा अपने गैमेट्स के और फर्टिलाइजेशन के बाद उसका एक ऑफस्प्रिंग होगा। तो अगर एसेक्सुअल है तो सिंगल पेरेंट होता है, इसमें फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का, और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। अब इसके कुछ प्रोसेसेस है। फिजन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जहाँ पर दो या मोर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट कर देता है। तो दो तरीके के हैं, बाइनरी फिजन जिसमें दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा पेरेंट सेल, इसके एग्जांपल है एमोबा एंड लेशमीनिया। और मल्टीपल फिजन जिसमें एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक जो पेरेंट है ना वो छोटे छोटे मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा और हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। अब रीजेनरेशन मतलब जहां पर एक ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी पार्ट लॉस हो गया है तो वो उस बॉडी पार्ट को रीग्रो करेगा, और अगर वो ब्रेक डाउन हो गया उसका वो पीस, तो वो वाला पीस एक नया इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएगा, तो रीजेनरेट हो जाना उसी पॉइंट से। सो दैट इज नोन एज रीजेनरेशन एंड एग्जांपल है प्लेनेरिया। अब बर्डिंग किस में होती है, हाइड्रा एंड ईस्ट एग्जांपल है बर्डिंग के। ये यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम द आउटग्रोथ और बर्ड ऑन द पेरेंट्स बॉडी, और फिर ये बर्ड इवेंचुअली जैसे बड़ी होगी ना डिटैच हो जाएगी पेरेंट्स से और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। नाउ वी हैव वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें जो नए प्लांट्स होते हैं ना दे आर ग्रोन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ये मोस्ट कॉमन है शुगर केन, रोजेस एंड पोटैटोज में। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, स्पोर्स रिलीज करेंगे काफी सारे, तो स्पोर्स जो है ना वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, तो इसका एग्जांपल है राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो दो पेरेंट्स है ना मेल एंड फीमेल, वो उनके गैमेट्स का फ्यूजन होगा और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, और इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा दोनों पेरेंट्स का। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सर्वाइवल के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कि मेल पार्ट को हम स्टेमेन बोलते हैं, और जो स्टेमेन होता है ना उसमें एक एंथर होते हैं विच प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स कंटेनिंग द मेल गैमेट्स एंड एक फिलामेंट होता है। सो दिस इज द आंसर, ओके, एंड दिस इज द फिलामेंट। अब दूसरी चीज होती है फीमेल पार्ट जिसको हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, और इसमें तीन चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, ठीक है। जो स्टाइल है वो तो इलोंगेटेड है, एंड जो ओवरी है ना उसमें ओव्यूल्स या फीमेल गैमेट्स होते हैं।
और पॉलिनेशन मतलब क्या कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। दो तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट है, एक ही प्लांट है, इसके इस फूल में भी हो सकती है, इसके दूसरे फूल में भी हो सकती है, तो इसी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, मतलब एक ही प्लांट में। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जिसमें कुछ डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मतलब चीजें ले जाए। अब पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब होती है वो ग्रो डाउन करेगी स्टिग्मा टू द ओव्यूल इन द ओवरी। मेल गैमेट फ्रॉम द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट। ठीक है, इस चीज को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम, जबकि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर एक जायगोट बनाते हैं। अब जायगोट जब एक एम्ब्रायो में डेवलप होगा तो उस चीज को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड बोलते हैं। फिर ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होगा सीड में और ओवरी फिर फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। ये बेसिक प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसका प्रोसेस है। तो ये पूछा जाता है कि प्लांट्स में दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है लार्ज, मैक्रो से याद कर लो, लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये दो कैटेगरी के हैं। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। आपने बहुत बार देखा होगा कि एनपीके लिखा होता है ना, जब फार्मर्स यूज करते हैं अपने क्रॉप्स के फील्ड्स में। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यही है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको एक चीज पता है कि हमारी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस वजह से एनपीके जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है और सल्फर आता है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं मिलेंगे तो प्लांट की हेल्थ को बहुत इफेक्ट होगा, वो है आयरन, बोरोन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड निकल। तो ये तो बाय हार्ट आपको करना पड़ेगा लर्न, बिकॉज एज इट इज पूछा जाता है कि मैक्रो कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है या माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है। अब टाइप ऑफ प्लांट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडाप्शन टू द वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से चार तरीके के प्लांट्स है। मेसोफाइट्स क्या होता है, ये बहुत कॉमन टाइप का प्लांट होता है, किसी भी एनवायरमेंट में ये एडजस्ट हो सकता है, स्टेबल सप्लाई होती है वाटर की, इनके वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होते हैं एंड इनकी फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमाइज होती है, स्टोमाटा होता है इनका। देन ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं, जो भी बहुत ड्राई एरिड एनवायरनमेंट, डेजर्ट्स वगैरह में जो प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलता है, तो उन्हें हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। दे हैव फीचर दैट रिड्यूस वाटर लॉस सच एज थिक वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं इनके, रिड्यूस लीव और स्पाइंस, आपने कैक्टस देखा होगा ना, स्पाइंस होते हैं उनके, सनकन स्टोमाटा होता है। देन वी हैव हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वाटिक प्लांट्स, जिनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो पानी में रह सकते हैं, वो वाटर लॉग या सबमर्ज्ड कंडीशंस में भी रह सकते हैं। रूट्स आर ऑफ्टन रिड्यूस एज दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम सराउंडिंग वाटर। अब हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ये ना बहुत हाईली एल्कलाइन सॉल्टी एनवायरनमेंट्स में अडॉप्ट होते हैं सच एज सॉल्ट मार्शेस एंड कोस्टल एरियाज में। इनमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है इनकी सॉइल में या वाटर में, और ये एक्सेस सीक्रेट करते हैं एक्सेस सॉल्ट को, या फिर एक्सेस सॉल्ट को स्टोर भी कर सकते हैं स्पेसिफिक टिश्यू में और फिर बाद में शेड कर सकते हैं वो पार्ट को। तो ये चार टाइप के प्लांट्स है, ये पूछे गए हैं सीडीएस में, तो आप देख लेना एक बार। ना नेक्स्ट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, सिंपल शुगर बोलते हैं। तीन तरीके के बेसिक हम पढ़ते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो हमारा बेसिक वाला प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, जिसे हम ब्लड शुगर बोलते हैं। फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर बोलते हैं एंड गैलेक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क, योगर्ट, चीज वगैरह में पाया जाता है। अब डाइसैकेराइड्स ये दो मोनोसैकेराइड्स को मिलकर बनाया जाता है। और जो सुक्रोज है ना, इसको टेबल शुगर बोलते हैं, इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज होता है। ये देख कर जा, ये आता है एग्जाम में और आया भी है आपके एग्जाम में, आई थिंक सीडीएस 1 2025 में ये चीज आई है। अब लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं, इसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है, तो ये दोनों याद कर लो। बाकी और भी चीज़ें होती है लाइक प्रोटीन्स, जो एमिनो एसिड्स के लॉन्ग चेन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसके साथ एक चीज़ और बताऊंगी, डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार देख लो कैसा होता है। सो जो डीएनए होता है इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, और इसको जो स्ट्रक्चर है ये दिया किसने था, जेम्स वाटसन है एक, एंड फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए में होता क्या है, डीएनए ना एक रिपीटिंग यूनिट्स होती है, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं हम उसको, उससे बना होता है। किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। और जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोस, ये 5 कार्बन मतलब चेन होती है एक। देन नेक्स्ट वी हैव एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एंड थर्ड वन वी हैव एक नाइट्रोजनस बेस होती है।
अब जो नाइट्रोजनस बेस होती है ये 4 टाइप की होती है। पहली होती है एडेनिन, देन वी हैव guanine, then we have cytosine, and the last we have thymine. अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, इसमें जो एडेनिन है ये ओके दिस ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, और जो ग्वानिन है दिस ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। अब एडेनिन और थाइमिन में ना हमेशा डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बट आरएनए में ना एक चीज डिफर हो जाती है, बस जो थाइमिन है ना आरएनए में ये रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, तो फिर उस टाइम पर जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड बनाती है यूरासिल के साथ। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब एक और चीज देख लो, एनालॉगस ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं, इनमें ना फंक्शन सिमिलर होता है, तो जो फंक्शन है दैट इज सेम बट द ओरिजिन इज डिफरेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्ड या फिर बैट के विंग्स। अब विंग्स क्या है, फंक्शन क्या है इसका, फ्लाई करना, राइट, बट ओरिजिन क्या है दोनों की, डिफरेंट। अब सिमिलरली होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, फंक्शन जो है वो हो जाएंगे डिफरेंट, ओके, एंड द ओरिजिन विल बी सेम। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बता देती है ह्यूमन की आर्म, ओके, या फिर वेल का फ्लिपर, ये इसका एग्जाम्पल होता है। वेल फ्लिपर या फिर बैट की विंग अभी हम देख कर आए थे, राइट, तो इनका बेसिकली ओरिजिन हमारा सेम ही रहता है ना, आर्म्स, बट फंक्शन डिफरेंस है। हम ह्यूमन आर्म डिफरेंट काम करेगा, वेल का फ्लिपर डिफरेंट काम करेगा, बैट का विंग क्या करेगा, फ्लाइंग के लिए यूज होगा। सो ये एक दो चीजें याद रखना ना। आफ्टर दैट आई हैव विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी। ये पूछा जाता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, उससे इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोपाइथेल्मिया होता है। तो ये टेबल में डाल दूंगी, आप देख लेना। और ये जो एडेक है ना, ADEC, ये है फैट सोल्यूबल, ठीक है, और DC जो होते हैं ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब बैक्टीरियल डिजीज कौन से किस पैथोजन से होते हैं, वायरल डिजीज कौन से किस पैथोजन से होते हैं, ये मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूंगी, अब गो थ्रू कर देना। जैसे निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, टाइफॉइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी से, अब पोलियो वायरस से, HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, डेंगू फीवर डेंगू वायरस से। सो गो थ्रू वंस। सिमिलरली वी हैव प्रोटोजोन्स एंड फंगल डिजीजेस। अब ये ब्रैकेट में मैंने कैरियर्स लिख रखे कि कौन कहाँ से, जैसे कि मलेरिया है ना, तो दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज, बट कैरियर कौन है इसका, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। स्लीपिंग सिकनेस का ट्राइपेनोसोमा है पैथोजन, एनसीसी फ्लाई इज द कैरियर, कलाजा लिशमेनिया is the protozoa that cause it, and sandfly is the carrier. Similarly fungal diseases देख लेना। Now we have chromosomal disorder. So पहले chromosomes पता होना चाहिए क्या है। क्रोमोसोम हमने क्या डिस्कस किया था, न्यूक्लियस में होते हैं, और ये ना क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये ना DNA जो है हम पढ़कर आए थे अभी, DNA जो है ना वो क्रोमोसोम जो है वो DNA का बना होता है, और बेसिकली क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना। हमारे ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, जिसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, एंड 1 पेयर दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 2 X होते हैं, और जो मेल है उसमें एक X और एक Y होता है। तो जेंडर कौन डिसाइड करता है, मेल का क्रोमोसोम डिसाइड करता है। अब ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कुछ होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये 21st क्रोमोसोम इफेक्ट करता है, ट्राइसोमी हो जाती है। फिर एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम 18 को इफेक्ट करता है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम 13 को इफेक्ट करता है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है। अब काइनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करता है, इसमें एम्ब्लियोपॉडी हो जाती है, मतलब XXY हो जाता है मेल्स में। यूजुअली क्या है मेल्स का XY है, बट एक X एक्स्ट्रा आ जाता है। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करता है, इसमें मोनोजोमी हो जाती है, और फीमेल्स को इफेक्ट करता है। 2 X होने चाहिए ना, X 0 हो जाते हैं। नाउ विद दिस आई कंप्लीट द बायोलॉजी। अभी कुछ PYQs देख लेते हैं कि हमने जो भी पढ़ा है कितने CDS में आए हैं। Which instrument is used to measure the blood pressure manually? अभी हम देख कर आए थे ना कि क्या है, स्पाइमोमानोमीटर, यही है आंसर इसका। देन अभी इसके साथ ये देख लो पहले, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज। अभी हम देख कर आए थे ना सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 mm of 8G, और 80 वाला कितना होता है डायस्टोलिक,
नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, कौन सा नहीं है? हम गिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन्स, थायरोक्सिन है नहीं ना, ये अभी क्या देखा था, थायराइड ग्लैंड के लिए, हमारे लिए है, तो ये नहीं है। देन व्हाई डज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्या पढ़ा था हमने? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नाउ लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, हमने क्या पढ़ा था? लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है। पता। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पाइरुवेट मॉलिक्यूल, क्या देखा था? 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट, तो कितने होंगे? 3 कार्बन। Which one among the following is not a micronutrient for plants? अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पढ़ाया था, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है, बिकॉज ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। Now xylem in the plant are responsible for the transport of water and dissolved minerals. दोनों चीजें करते हैं, वर्टिकली यूनिडायरेक्शनल होता है। Which one among the following hormone inhibits the growth activity in plants? कौन सा करता है? एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन अभी देखा था हमने, अब हार्मोन छोड़ के मत जाना, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। Which one among the following is not a part of vascular bundle in plants? Phylum, xylem, cambium, एंडोडर्मिस, कौन सा नहीं है? फाइलम तो वस्कुलर बंडल का पार्ट है, जाइलम भी है, कैम्बियम भी है। एंडोडर्मिस क्या होता है कि जो वस्कुलर बंडल होता है ना, ये सपोज वस्कुलर बंडल है, उसके अराउंड होता है ये चीज, ताकि इसको प्रोटेक्शन दे पाए, तो ये नहीं होगा। Which of the following category of biomolecules does starch belong to? स्टार्च किसे बिलोंग करता है? कार्बोहाइड्रेट से करता है। हमने क्या फूड के डाइजेशन में क्या देखा था कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन में तो एमिनो एसिड्स होता है, न्यूक्लिक एसिड अलग चीज है, लिपिड्स अलग चीज है, फैट ऑयल्स। नाउ विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल? तो ये कौन सा होगा? लाइजोसोम्स। क्यों? इसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स? अभी 4 कैटेगरी के प्लांट पढ़ाए थे ना, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, तो कौन सा फीचर नहीं है? वैक्सीक्यूटिकल्स, ये तो होगा, तभी तो वाटर इतना लूज नहीं करेगा। अब स्पॉलर लीव्स होते हैं बिकॉज जो सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस कर पाए, ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो ट्रांसपिरेशन से, वेपर के हिसाब से, तो ये भी होगा। और ये भी होता है कि स्टोमाटा पिट्स में होते हैं। अब लार्जर नंबर ऑफ स्टोमाटा नहीं होते हैं, बिकॉज अगर लार्जर नंबर ऑफ स्टोमाटा होगा तो लार्जर मतलब वाटर ज़्यादा जाएगा ना उनके प्लांट से। बट वो क्या करते हैं, ज़ेरोफाइट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई एरिड एरिया में होते हैं, तो उनका वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो दे ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देयर वाटर लॉस, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। ओके, ये वाला आंसर है। नाउ हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल? हमने क्या देखा था कि अल्कलाइन सॉल्टी सॉइल होती है, तो इसमें से कौन सा होगा? एसिडिक नहीं, ब्लैक सॉइल नहीं, सैंडी नहीं, कौन सी? सैलाइन सॉइल। Now photosynthesis that converts light energy into chemical energy by the plants involves the use of green pigments of leaf called chlorophyll. The only structure in a leaf that hosts chlorophyll is. अब ये पूरा नहीं भी पढ़ोगे, लास्ट वाली लाइन भी पढ़ लो कि कहाँ पर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, यहाँ पर होता है नहीं ना। So with this I complete biology for CDS 2 2025 एंड NDA 2 2025। आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके जाना। मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूंगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। आपने देखा कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आप कर लोगे। मैक्सिमम एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस तो आप 10 में से कर ही लोगे। सो हैव अ गुड डे, बाय।